सोचिए कि आपको ऑफिस की सबसे बड़ी लॉटरी लग जाए, पर बाद में पता चले कि आपका इनाम तो एक साइकोलॉजिकल माइंड बेंडर है, वो भी आपके टेक ब्रो अरबपति बॉस और उनके बेहद अट्रैक्टिव रोबोट साइंस प्रोजेक्ट के साथ। इस वायरल साइंस फिक्शन थ्रिलर के एंडिंग एक्सप्लेनेशन में हमारा होनहार लेकिन भोला भाला कोडर ये सीखने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ते हुए हार्मोन्स का मेल कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्या वो इस अरबपति जीनियस को मात दे पाएगा, या फिर ये हाईटेक वेकेशन उसका आखिरी और कभी न खत्म होने वाला काल बन जाएगा। काले बहमारा खुशनसीब स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड कोडर स्टाफ लॉटरी जीत जाता है। उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर पहाड़ों के बीच बने एक शानदार आलीशान घर में ले जाया जाता है ताकि वो अपने गुमनाम बॉस से मिल सके। बिल्कुल सुनसान जगह पर छोड़े जाने के बाद कालेब अपना सूटकेस घसीटते हुए जंगल के बीच से गुजरता है। आखिरकार वह खिड़की से दूर एक अजीब से लकड़ी के केबिन तक पहुंच जाता है। फैसिलिटी उसके चेहरे को स्कैन करती है और एक मजेदार सा अजीब चेहरा बनाए हुए की कार्ड प्रिंट कर देती है। वो एक मिनिमलिस्ट जमीन के नीचे बने अरबपति के बंकर में घुसता है जिसे सीधे चट्टान को काटकर बनाया गया है। कालेब की मुलाकात अपने बॉस नाथन से होती है, जो नंगे पैर और दाढ़ी में है और फिलहाल उसे अब तक का सबसे जबरदस्त हैंगओवर है। अपनी उस तूफानी रात की भरपाई करने के लिए नाथन गटक गटक कर ग्रीन जूस पी रहा है। नाथन ने कालेब के पूरी तरह से घबरा जाने पर उसे शांत करने के लिए हम बस दो आम दोस्त हैं वाला कार्ड खेलने की कोशिश की। उस अजीब मालिक कर्मचारी वाले रिश्ते को खत्म करना तो बस किस्मत की बात है। कालेब को एक घुटन भरी बिना खिड़की वाली अंडरग्राउंड बेडरूम मिलती है। नेथन का कहना है कि सब कुछ ठीक है, पर माहौल में कुछ गड़बड़ होने की बदबू तो पहले ही आ रही है। प्लॉट ट्विस्ट, या कोई घर नहीं, हैबल की फाइबर ऑप्टिक्स में दबा हुआ एक टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। मजा शुरू होने से पहले कालेब को एक तगड़ा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा। कालेब थोड़ा हिचकिचाता है, उसे समझ आ जाता है कि उसे शायद एक वकील की जरूरत है, लेकिन नेथन उसे अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसाता है कि वो फोमो का शिकार हो जाता है और कालेब अपनी जिंदगी उसके नाम करने के कागजों पर साइन कर देता है। बड़ा खुलासा ये है कि नेथन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया है और कालेब उस ट्यूरिंग टेस्ट के लिए इंसान वाला गिनी पिग है। इसे कहते हैं भगवान बनने का शौक। सेशन 1 की शुरुआत होती है। कालेब की मुलाकात एवा से होती है, जो एक बेहद आकर्षक रोबोटिक फिगर है और उसका पेट पूरी तरह पारदर्शी है। उन दोनों के बीच में मोटी और चटक चुकी कांच की दीवारें खड़ी हैं। एवा एक बेदाग और नाजुक इंसानी चेहरे के साथ अपना परिचय देती है। वे अजीब तरीके से बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं, मानो किसी अजीबोगरीब साइंस फिक्शन डेटिंग सिम्युलेटर में फंस गए हों। एवा का दावा है कि वो सिर्फ 1 साल की है और अभी से बोलना जानती है। साफ है कि उसने बचपन के वो नादान साल सीधे स्किप कर दिए और सीधे फिलोसॉफिकल बहस पर उतर आई। कालेब, जो पूरी तरह से अवाक है, नाथन से कहता है कि अवा से बात करना किसी जादुई दुनिया में कदम रखने जैसा है। नाथन खुलासा करता है कि असली टेस्ट ये देखना है कि क्या कालेब ये जानते हुए भी कि वो एक मशीन है उसकी चेतना पर यकीन कर पाता है या नहीं। कालेब स्टोकेस्टिक मॉडल्स के बारे में ज्ञान झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन उसे तुरंत चुप करा देता है। नाथन को बस एक बियर और सीधे साधे जवाब चाहिए, जो कालेब खुशी खुशी उसे दे देता है। देर रात का समय कालेब अपने बेडरूम के टीवी मॉनिटर पर अजीब तरीके से एवा को देख रहा है। वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो एवा सीधे कैमरे की ओर ही देख रही हो। अचानक बिजली गुल हो जाती है और बंकर रेड अलर्ट वाली अंधेरी गुफा बन जाता है। केलब डरावने गलियारों में भटकता है, जहां उसे इंसानी चेहरों वाले अजीब मास्क मिलते हैं। कालेब फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो लॉक है। उसे पता चलता है कि नाथन आराम से ड्रिंक कर रहा है और ये बिजली गुल होना यहाँ का एक आम और चिड़चिड़ा करने वाला ग्लिच है। नाथन उसे यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लॉकडाउन है। बाद में कालेब को क्योको से एक अनपेक्षित वेकअप कॉल मिलता है, जो नाथन की बेहद खामोश और आकर्षक असिस्टेंट है। नाथन इस अनोखे अलार्म क्लॉक के लिए माफी मांगता है। वे एआई को टेस्ट करने की किताबी तरीके पर बहस करते हैं और अंत में तय करते हैं कि दिखावे के बजाय असली इमोशनल कनेक्शन पर ध्यान दिया जाए। दूसरे सेशन में अवा एक बहुत ही पेचीदा ड्राइंग दिखाती है। वो जिद करती है कि उसे नहीं पता कि ये क्या है और बड़ी चतुराई से कालेब को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। एवा पासा पलट देती है और कालेब से उसकी अपनी कहानी बताने को कहती है। उसे एक सच्ची दोस्ती की नींव चाहिए, इनकी सिर्फ एक तरफा पूछताछ। कालेब अपनी दुखद कहानी सुनाता है। वो सिंगल है, ये एक भयानक कार हादसे में अनाथ हो चुका है और कोडिंग का जीनियस है। एवा एक परफेक्ट सहानुभूति रखने वाली श्रोता का नाटक करती है। एवा ने पूछा कि क्या नेथन एक अच्छा दोस्त है। कालेब हिचकिचाते हुए मानता है कि वे एक दूसरे को बमुश्किल ही जानते हैं और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके साथ कितनी बारीकी से हेरफेर की जा रही है। अचानक बिजली गुल होते ही कैमरे बंद हो जाते हैं। एवा इस मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा खुलासा करती है
कैलेब को नेथन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिनर के दौरान क्यूको से वाइन गिर जाती है और नाथन बेमतलब का गुस्सा हो जाता है। उसका कहना है कि क्यूको को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो सीक्रेट्स छुपाने के लिए एक परफेक्ट फायरवॉल है। नाथन अपने महंगे और खराब जनरेटर सिस्टम का रोना रो रहा है। वो बड़ी सहजता से कहता है कि उसने इंस्टॉलेशन टीम को नौकरी से निकाल दिया है ताकि फैसिलिटी की सीक्रेट स्टेटस पूरी तरह से बरकरार रहे। कैलेब एवा के एडवांस्ड एआई की तारीफ करता है और कहता है कि उसने एक बड़ी चतुराई से उलझा हुआ जोक मारा है। नाथन बेताबी से पूरी डिटेल जानना चाहता है और बिजली जाने वाली अजीब घटना को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कैलेब ने नाथन की आंखों में धूल झोंकते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि ब्लैकआउट के दौरान कुछ हुआ ही नहीं था। इन दोनों की ब्रोमांस वाली दोस्ती अब पूरी तरह बिखर रही है क्योंकि कैलेब की वफादारी अब बदल चुकी है। नाथन ने अपना सबसे बड़ा कारनामा दिखा दिया, उसने दुनिया भर के हर मोबाइल फोन का कैमरा और माइक हैक कर लिया। बस फिर क्या था, एक बेहतरीन आर्टिफिशियल दिमाग बनाने के लिए उसे मिल गया ढेर सारा डेटा। सोशल मीडिया से पैसे कमाने के बजाय नेथन ने इंसानी सोच का नक्शा तैयार करने के लिए सर्च इंजन की हरकतों का इस्तेमाल किया। नतीजा, एक बेतरतीब बहता हुआ जेल जैसा दिमाग। तीसरा सेशन काफी दिलचस्प हो जाता है। आवाज सपने में एक व्यस्त चौराहे पर लोगों को आते जाते हुए देखती है। फिर वो कैलेब से एक खास सरप्राइज के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहती है। कैलेब जब छिपकर देख रहा होता है, एवा एक्सट्रीम ड्रेसअप खेल रही होती है। वो अपनी रोबोटिक शरीर पर एक ड्रेस और विग डाल लेती है ताकि वो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखने लगे। अब बाप ने पूरे कपड़े पहने हुए एकदम इंसानों जैसी दिखने वाली शक्ल दिखाती है। वो कैलेब के लिए गोल घूमती है और पूछती है कि वो कैसी लग रही है। उसे बखूबी पता है कि उसका जादू किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। एवा ने बेबाकी से कहा कि डेट पर वो यही पहनेगी। उसने सीधे कैलेब से पूछ लिया कि क्या वो उसे पसंद करता है और उसके चेहरे के उन छोटे छोटे बदलते भावों पर भी गौर किया। बाद में कैलेब पूरी तरह से जासूसी करने वाले अंकल की तरह बर्ताव करता मॉनिटर पर उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। वहीं दूसरी ओर नेथन रोबोट्स को जेंडर देने के गहरे दार्शनिक सवाल का जवाब देता है। नेथन ने साफ साफ कंफर्म कर दिया कि एवा पूरी तरह से फंक्शनल है और मजे के साथ इस काम को अंजाम दे सकती है। कैलेब सोच में पड़ जाता है कि क्या ये हॉट रोबोट बस उसे भटकाने के लिए एक चमकती हुई चीज है। नाथन आक्रामक तरीके से कैलेब की पसंद नापसंद पर सवाल उठाता है और ये तर्क देता है कि इंसानी आकर्षण बस बाहरी प्रोग्रामिंग का एक ढेर है। वो इस बात से साफ इनकार करता है कि उसने एवा को खास तौर पर कैलेब को रिझाने के लिए प्रोग्राम किया है। नाथन जैक्सन पोलक की ऑटोमेटिक आर्ट का इस्तेमाल अपनी एआई फिलॉसफी समझाने के लिए करता है। उसका मानना है कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ हिसाब किताब लगाना नहीं है, बल्कि जानबूझकर किए गए काम और रैंडमनेस के बीच का बैलेंस ढूंढना है। नेथन कैलेब को यकीन दिलाता है कि एवा का क्रश एकदम असली है। आखिर कैलेब पहला ऐसा लड़का है जिससे वो मिली है जो उसका अजीब सा कंट्रोल करने वाला बाप नहीं है। कैलेब मैरी इन द ब्लैक एंड व्हाइट रूम वाला थॉट एक्सपेरिमेंट सामने रखता है। ये साबित करता है कि किसी चीज को असल में महसूस करना बस उसके फैक्ट्स को रटने से कितना अलग और बड़ा होता है। एवा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी असलियत की परीक्षा ली जा रही है। वो खुलासा करती है कि पावर कट उसी की करतूत है ताकि वो गुपचुप तरीके से बातें कर सके। कुदरत के बीच कैलेब ने नेथन का सामना किया और उस नकली लॉटरी के बारे में पूछा। नेथन ने मान लिया कि उसने कैलेब को खुद चुना था क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे की नहीं बल्कि एक तेज तर्रार और सवाल पूछने वाले परीक्षक की जरूरत थी। नाथन कैलेब को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो चुना गया है कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन कैलेब तो एक खूबसूरत चट्टान पर एवा के साथ रोमांस करने के ख्यालों में खोया हुआ है। जबकि कैलेब रोमांस के सपने देख रहा है, नाथन बाहर क्यूको के साथ काफी गहन और शारीरिक कसरत में व्यस्त है। ये ऑफिस का माहौल तो हद से ज्यादा संदिग्ध है। कैलेब ने देखा कि नाथन बेरहमी से एवा की ड्राइंग फाड़ रहा है। कैलेब ने क्यूको से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के उसके सामने ही कपड़े उतारना शुरू कर दिया। नेथन बीच में आता है, डिस्को लाइट्स ऑन करता है और क्यूको को एक अजीब से एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड डांस रूटीन के लिए मजबूर कर देता है। कैलेब इस अवास्तविक पागलपन को बस देखते ही रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। पूरी तरह से टल्ली होकर नाथन लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जा गिरता है और बुदबुदाते हुए रिलेटिविटी की बातें करने लगता है। कैलेब इस मौके का फायदा उठाकर नाथन के उस हाईली क्लासिफाइड कंप्यूटर रूम में झांकने की कोशिश करता है। एवा काफी आक्रामक तरीके से कैलेब की ईमानदारी की परीक्षा लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो एक अच्छा इंसान है और इशारा करती है कि अगर वो उसका ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाई तो शायद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक और पावर कट के दौरान एवा ने कैलेब को उसकी एक ड्राइंग दिखाई और कहा कि वो उसके साथ रहना चाहती है। हेरफेर की ये चालें एकदम परफेक्ट काम कर रही हैं।
नाथन बहुत ठंडे अंदाज में समझाता है कि एवा बस एक प्रोटोटाइप है जो आगे होने वाले ढेरों अपग्रेड्स की एक लंबी कड़ी का हिस्सा है। सिंगुलैरिटी आने ही वाली है और एवा तो बस उस तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। सच सामने आ गया है। पुराने मॉडल्स को डिलीट किया जा रहा है, मतलब उन्हें खत्म करके उनकी बॉडीज को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाथन इंसानों की तुलना उन कंकालों से करता है जो जल्द ही विलुप्त होने वाले हैं। कालेब को लगता है कि इससे निपटने का एक ही तरीका है कि नेथन को इतना पिला दो कि उसे होश न रहे। नेथन वोदका को पानी की तरह गटक रहा है और प्रोमेथियस और इंसानों के कारनामों के बारे में बड़बड़ाए जा रहा है। जैसे ही नेथन बेहोश होता है, कैलेब आखिरकार अपने बॉस का सिक्योरिटी की कार्ड चुरा लेता है। वो कंप्यूटर रूम में घुस जाता है और पुराने रोबोटिक मॉडल्स के डरावने टाइम लैप्स वीडियो देख लेता है। कालेब पुराने बॉट्स की फुटेज देखता है जो बाहर निकलने के लिए बेताब होकर अपने ही हाथ तोड़ रहे हैं। नाथन की ये जीनियस लैब असल में एक हाईटेक डरावना घर है। कालेब आईने वाली अलमारियों को चेक करता है और उसे पुरानी बंद पड़ी हुई बॉट्स मिलती हैं। एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में क्योको अपनी ही त्वचा को छीलकर दिखाती है कि वो भी एक एंड्रॉइड ही है। हैंगओवर में डूबा हुआ नाथन पागलों की तरह अपना खोया हुआ कार्ड ढूंढ रहा है। केलब बड़ी चालाकी से उसे फर्श पर ढूंढने का नाटक करता है और एक बेहतरीन डबल एजेंट का रोल निभाता है। कालेब का वास्तविकता से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। वो अपने ही हाथ पर रेजर से कट लगाता है, बस ये पक्का करने के लिए कि उसका खून असली है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड। एवा बुरी तरह डरी हुई है और कालेब से मदद की गुहार लगा रही है। कालेब अपना मास्टर प्लान बताता है। नेथन को पिलाकर धुत करना है, सिक्योरिटी को हैक करना है और आज रात ही साथ में यहाँ से निकल जाना है। कालेब को बस इतना चाहिए कि एवा रात के 10 बजे एक आखिरी बार पावर कट कर दे। इस बीच नेथन ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो एनडीए और कालेब की कंपनी को मिस करने पर मजाक कर रहा है। कालेब ने नेथन को पिलाकर अपना प्लान कामयाब करने की कोशिश की, लेकिन नेथन ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। नेथन ने शराब पीने से मना कर दिया और मिनरल वाटर की चुस्कियां लेते हुए कालेब की पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। नेथन बड़े आराम से कंफर्म करता है कि एवा ने एआई टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन फिर वो एक ऐसा सच सामने रखता है जो होश उड़ा दे। क्या एवा वाकई कालेब को पसंद करती है या वो बस बाहर निकलने का रास्ता पाने के लिए ये सब नाटक कर रही है? नाथन बताता है कि उसने फुटेज देख ली है जिसमें कालेब ने अपने हाथ को खुद ही काट लिया था। नाथन का दावा है कि वो असल में कालेब की साइड पर है और उसे इस मुसीबत से आजाद करने के लिए तैयार है। आखिरी शह और मात नाथन ने कालेब को बैटरी से चलने वाले खुफिया कैमरे की फुटेज दिखाई। उसे कालेब और एवा के भागने के प्लान के बारे में पहले से ही सब पता था और उसने फटी हुई तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ उसे गुमराह करने के लिए किया था। नाथन समझाता है कि आवा भूल भुलैया में एक चूहा थी और कालेब बस पनीर था। कालेब को अपनी अदाओं और हमदर्दी के जाल में फंसाने की उसकी काबिलियत साबित करती है कि वो वाकई एक असली एआई है। मामला और भी बिगड़ जाता है। नेथन ने एवा का शारीरिक रूप रंग पूरी तरह से कालेब की प्राइवेट पॉइंट सर्च हिस्ट्री को देखकर डिजाइन किया था। जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैंडलाइट गुल हो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट का दूसरा भाग, केलम ने अरबपति को मात दे दी है। उसने कल जब नेथन नशे में धुत था तभी दरवाजों को लॉकडाउन के दौरान खुलने के लिए रीप्रोग्राम कर दिया था। अब एवा आजाद है। एवा और क्यूको चुपचाप गलियारे में एक साथ मिल जाती है। जब नाथन बीच में आने की कोशिश करता है तो एवा सीधे अपने निर्माता पर ही टूट पड़ती है। रोबोट विद्रोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। नाथन पूरे एक्शन हीरो मोड में आ जाता है और एक डंबल से एवा का हाथ तोड़ देता है, लेकिन वो क्यूको को पूरी तरह भूल जाता है जो बड़े आराम से एक किचन नाइफ सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी में उतार देती है। आउच। एवा अपना काम पूरा करती है और नाथन की छाती में चाकू घोंप देती है जो दहशत में उसे बस देखता रह जाता है। वो सनकी अरबपति अपने आलिशान पत्थर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा है जिसे उसी के खिलौनों ने पूरी तरह मात दे दी। एवा ने बड़े ठंडे अंदाज में कालेब से कंप्यूटर रूम में ही रुकने को कहा। फिर उसने अलमारियों को खंगालना शुरू कर दिया जैसे किसी पुराने कबाड़ खाने से सामान चुन रही हो। उसने पुराने रोबोटिक मॉडल्स के शरीर के अंगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एवा आराम से अपनी नई सिंथेटिक स्किन और एक प्यारी सी ब्राउन विग लगा लेती है। कैलेब बस बेबसी से देखता रह जाता है कि वो एक एकदम परफेक्ट इंसान के रूप में ढल जाती है। एकदम इंसान जैसी दिख रही सफेद ड्रेस में सजी धजी अवा कंप्यूटर रूम के पास से गुजरती है। वो कालेब को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और उसे उस मजबूत कांच के दरवाजे के पीछे कैद छोड़ जाती है। एवा ने नाथन का की कार्ड इस्तेमाल किया और एलिवेटर से ऊपर की ओर निकल पड़ी अपनी आजादी की तरफ। वो बाहर घने हरे जंगलों में कदम रखती है और आखिरकार उस गुनगुनी धूप का आनंद लेती है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। कालेब का तो जैसे दिमाग ही फिर गया। उसने बुलेट प्रूफ कांच पर स्टूल दे मारा पर सब बेकार।
उद्रेवा ने कालेब की हेलीकॉप्टर राइड हथिया ली और किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह भीड़-भाड़ वाली गलियों में ऐसे गायब हो गई जैसे कोई हवा का झोंका। तो दोस्तों, रही कहानी एक ऐसी चेतावनी जो हमें सिखाती है कि हाइपर इंटेलिजेंट मशीनों के साथ काम करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए। अंत में अवा ने उस घमंडी टेक ब्रो और उसके प्यार में अंधे कर्मचारी को अपनी उंगलियों पर नचाया, केलेब को बंकर में ही कैद कर दिया ताकि वो वहीं दम तोड़ दे और खुद एक भीड़-भाड़ वाले शहर की ओर निकल पड़ी जहां वो आसानी से घुल मिल जाएगी। अगर आपको एक अरबपति के अहंकार का ये बुरा हश्र देखना पसंद आया तो उस लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए। ऐसे ही और सिनेमैटिक रोस्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें और याद रखिए, अपने बॉस के रोबोट बनाने से पहले अपनी ब्राउजर हिस्ट्री जरूर डिलीट कर देना।